असम की बैथलंगसो सीट 2021 में यहाँ जो हुआ वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, वो एक राजनीतिक जलजला था। आज हम इसी जलजले के केंद्र में चलेंगे, इसके आंकड़ों को, इसकी जमीनी हकीकत को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि बैथलंगसो ने आखिर संदेश क्या दिया। तो ये बैथलंगसो है कहाँ? देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं है। ये पश्चिम कार्बी आंग्लोंग की पहाड़ियों में बसा एक आदिवासी इलाका है। इसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी संस्कृति है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर 2021 के नतीजों को खंगालेंगे, इस बदलाव के पीछे की वजह जानेंगे, आगे की रणनीति पर बात करेंगे और आखिर में लीडरशिप और डिजिटल तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी राजनीति को समझने की पहली सीढ़ी होती है वहां के लोगों को और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को समझना। बैथलंगसो की कहानी असल में यहाँ के आदिवासी समुदायों की कहानी है। सोचिए, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था चाय, कॉफी, रबर इसी पर टिकी है। अब जब बाजार का भाव गिरता है ना, तो सीधा असर किसान पर पड़ता है। यहाँ के नौजवान पढ़ना लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। और इन सबके ऊपर अपनी पहचान, अपनी स्वायत्ता की मांग हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। ऊपर से खराब सड़कें और ना के बराबर इंटरनेट, ये सारी चीजें इस इलाके को बाकी दुनिया से जैसे काट देती हैं। अब आते हैं 2021 के उन नतीजों पर जिसने सबको हैरान कर दिया। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो चलिए देखते हैं कि बैथलंगसो के आंकड़े हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। पहला नंबर देखिए, 77% से भी ज्यादा का मतदान। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि बैथलंगसो के लोग चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। वो अपनी राय देते हैं, वो वोट करते हैं। और जब इतने सारे लोग एक साथ वोट करते हैं तो यकीनन बदलाव आता है। और नतीजा देखिए, जीतने वाली पार्टी बीजेपी को मिले 55% वोट, और जो मुख्य विपक्षी दल था कांग्रेस, वो सिर्फ 22% पर सिमट गया। मतलब ये कोई नजदीकी मुकाबला था ही नहीं, ये एक तरफा फैसला था, बिल्कुल साफ। जीत और हार का अंतर था 53,000 से ज्यादा वोटों का। चुनावी राजनीति में ये एक बहुत बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक लहर का साफ संकेत है। तो असली चुनौती की तस्वीर ये है। विपक्षी दल के लिए वापसी का रास्ता मतलब है लगभग 33% वोट शेयर के इस विशाल अंतर को पाटना। ये एक पहाड़ जैसी चुनौती है जिसके लिए एक असाधारण रणनीति की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा फर्क ये रातों रात नहीं बनता। 2021 के इस नतीजे की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में झांकना होगा। ये टेबल देखिए, ये बैथलंगसो की पूरी राजनीतिक यात्रा दिखाती है। शुरुआत में यहाँ क्षेत्रीय आदिवासी पार्टियों का दबदबा था, फिर एक लंबा दौर कांग्रेस का आया, लेकिन 2016 में एक बड़ी चेतावनी मिली जब एक निर्दलीय उम्मीदवार ने लगभग 42% वोट खींच लिए थे। ये साफ इशारा था कि जमीन खिसक रही है, और 2021 में बीजेपी ने उसी बिखरे हुए वोट को अपने पक्ष में एकजुट कर लिया। तो आखिर हुआ क्या? एक तरफ कांग्रेस थी जो शायद लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से जमीन से कट गई और अंदरूनी खींचतान में फंस गई। दूसरी तरफ बीजेपी थी जिसने बूथ लेवल तक एक मजबूत संगठन बनाया और राष्ट्रवाद के साथ स्थानीय आदिवासी भावनाओं को भी जोड़ा। ये एक बुनियादी सिद्धांत है, जब एक सिस्टम कमजोर पड़ता है तो दूसरा सिस्टम उस खाली जगह को भर देता है। ये हर नागरिक के सम्मान और उसकी आवाज सुनने की जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। तो वो था अतीत। अब बात करते हैं वर्तमान की। किसी भी वापसी की रणनीति बनाने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आज के दिन आपकी अपनी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं और बाहर कौन से मौके या खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये विश्लेषण एक आईने की तरह है। कांग्रेस की ताकत क्या है? उसका पुराना आदिवासी वोट बैंक। कमजोरी, जमीन पर कोई बड़ा चेहरा नहीं, कोई ताकत नहीं। मौका क्या है? सरकार के खिलाफ पनपती नाराजगी। और सबसे बड़ा खतरा, बीजेपी का मजबूत संगठन और उसका मीडिया नैरेटिव। सही रणनीति इन्हीं 4 बिंदुओं के बीच से रास्ता निकालने में ही है। सिर्फ समस्या को समझना काफी नहीं होता, एक ठोस डेटा पर आधारित प्लान चाहिए। चलिए अब हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो वापसी का रास्ता दिखा सकता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक 4 आयामी रणनीति। पहला,
चुनावी स्तर पर आदिवासी वोटों का भरोसा वापस जीतना। दूसरा, संगठनात्मक स्तर पर बूथ से लेकर ऊपर तक पार्टी को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव यानी अपनी कहानी को बदलना और लोगों के असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा, अपने सीमित संसाधनों का सबसे सही और असरदार इस्तेमाल करना। ये चारों एक साथ काम करते हैं। तो नैरेटिव क्या हो, मुद्दे कौन से उठाए जाएं? डेटा बिल्कुल साफ है। लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं हैं विकास की कमी, बेरोजगारी और अपनी आदिवासी पहचान और स्वायत्तता। कोई भी कामयाब अभियान इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द बनाना होगा, क्योंकि यही वो बातें हैं जो लोगों को सीधे तौर पर छूती हैं। रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक टाइमलाइन चाहिए, एक कैलेंडर चाहिए। चुनाव से 90 दिन पहले उम्मीदवार की घोषणा और गठबंधन से शुरुआत हो। 60 दिन पहले छोटे छोटे अभियानों से मुद्दे उठाए जाएं। 30 दिन पहले घर घर प्रचार तेज हो और आखिरी 15 दिनों में पूरी ताकत झोंक दी जाए। चुनाव का दिन तो सिर्फ आखिरी पड़ाव है, असली लड़ाई उससे बहुत पहले लड़ी जाती है। लेकिन एक अच्छी रणनीति और सही मुद्दे ही काफी नहीं होते। आखिरी पड़ाव को पार करने के लिए एक भरोसेमंद चेहरा और आज के जमाने के कैंपेनिंग टूल्स दोनों जरूरी हैं। किसी भी उम्मीदवार की प्रोफाइल 3 चीजों पर टिकी होती है: विश्वास, काम और प्रभाव। विश्वास आता है समाज के सम्मानित लोगों के समर्थन से, काम दिखता है जमीन पर किए गए प्रयासों से, और प्रभाव बढ़ाया जाता है सही गठबंधन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से। एक उम्मीदवार को इन तीनों पैमानों पर खरा उतरना होता है। और हाँ, आज के दौर में जमीन पर काम का मतलब डिजिटल जमीन पर काम भी है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों तक उनकी अपनी भाषा यानी कार्बी और असमिया में पहुंचना होगा। सही संदेश सही प्लेटफॉर्म पर सही लोगों तक। और ये सब करते हुए लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ही सवाल पर आकर रुकते हैं। राजनीति का मकसद क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना या लोगों की जिंदगी में सच में कोई बदलाव लाना? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 41602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।